आज कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, तो क्या अपनी पार्टी का फाउंडर मेंबर भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ सकता क्या? आपने अभी एक बात कही कि 51 पंचायतें मेरी हैं, जो कट गई वो भी मेरी हैं। तो जो यहाँ के जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं राकेश पठानिया जी, तो वो पहले यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, क्योंकि उनका क्षेत्र भी पहले नूरपुर में आता था, कुछ आपके फतेहपुर में जो जुड़ा हुआ है। तो उनकी भी वही भावना जो आपकी है। आपके पिता डॉक्टर राजेश सुशांत जी को जो पार्टी ने किनारे कर दिया, उसका कहीं ना कहीं तो गम होगा, थोड़ा दिल में लगता होगा कि अब समय था, मैंने होश संभाल ली है, मैं राजनीति में, मुझे अपने पिता का फायदा मिलना था जी। तो वो तो कहीं ना कहीं अंदर दुख तो होता होगा आपके कि धरती पुत्र की बात भी ठीक है, गलत नहीं है जो लोग ये तर्क दे रहे हैं, क्योंकि आप एनालिसिस कीजिए। लेकिन फतेहपुर में धरती पुत्र है कितने? आखिर हमने आपको आज पकड़ ही लिया। नहीं, वो तो हमारा सौभाग्य है कि आप आए, और ये फर्स्ट इंटरव्यू है जो आपके साथ करने का सौभाग्य मिल रहा है। जी जी, हमारा सौभाग्य सर। एक्चुअली मैं तो आपको पिछले 1 महीने से ट्राई कर रहा था, आप शिमला में थे तब। जी जी। तो फिर मैंने सोचा कि अभी दीपावली पे मुलाकात होगी, जी तो फिर मैंने सोचा कि चलो दिवाली में नहीं आए, लेकिन नए साल में तो जरूर घर पर आएंगे। जी जी। तो बस वही मौका मैंने देखा और आ गया आपके पास, और आपने मुझे समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेम हियर, थैंक यू। भाई साहब, मैं आपसे सीधा ये पूछना चाहूंगा कि जो बहुत सारे प्रश्न हैं फतेहपुर की जनता में, कईयों के अलग अलग अपने विचार हैं, है ना? तो उसमें आखिर वो हुआ क्या था? क्या टिकट कटी थी सर की, डॉक्टर साहब की, जैसे आपके पिताजी डॉक्टर राजेश सुशांत जी, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं, और क्या हुआ था वो साफ साफ थोड़ा आप खुल के बताएंगे हमारे ऑडियंस को? मतलब आप पूछना चाह रहे हैं कि फतेहपुर की राजनीति कब से डिरेल हुई, हम्म। आउट ऑफ ट्रैक जो हुआ? चलिए, आपको जैसा सही लगता है। देखिए, ये एक आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो अधिकतर लोगों के मन में है और चर्चा में भी है। आप देख रहे हैं लगभग लगभग सभी मीडिया चैनल्स पर जब भी फतेहपुर की चर्चा की जाती है, तो एक चीज तो सब कहते हैं कि आदरणीय डॉक्टर राजन सुशांत जी के बाद कोई भी व्यक्ति फतेहपुर को फतेह नहीं कर सका। भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं डॉक्टर राजन सुशांत जी, मेरे पिताजी। मैं कई बार इस बात को, अब अमूमन चर्चा ही नहीं होती है तो बातें जनता के सामने आती भी नहीं है, और जो आज के युवा हैं जिन्होंने डॉक्टर साहब के साथ काम नहीं किया, तो बहुत सारी बातें हैं जो उनको नहीं पता है। तो आपने पूछा है तो मैं इसकी बिल्कुल जड़ में जाकर जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं उसका जवाब दूंगा। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, मगर आपसे मेरी प्रार्थना है कि एक बार आप मेरी बात को गौर से सुनिए। जी, बहुत समय है, आप खुल के बताइए। जी, देखिए, डॉक्टर साहब भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। आदरणीय शांता कुमार जी फाउंडर मेंबर रहे हैं। तो ऐसे में क्या मजबूरी हुई और ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि डॉक्टर राजन सुशांत जी पार्टी से बाहर हो गए? तो ये मैं जितना समझता हूं तो ये बातें हैं लगभग लगभग 20 वर्ष पुरानी। डॉक्टर राजन सुशांत जी फतेहपुर से 4 बार विधायक बने, और जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ने से पहले विधायक बने, तो वो यहाँ से जीत कर गए। आदरणीय सुजान सिंह पठानिया जी के साथ डॉक्टर साहब का मुकाबला होता था, स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया जी के साथ। बहुत अच्छे नेता थे वो भी। तो जब यहाँ से जीत के गए तो सीनियरिटी के बावजूद उस समय पिताजी को मंत्री नहीं बनाया गया, कि एक बड़े सीनियर लीडर जब जीत के जाता है तो उसकी एक जगह है। कैबिनेट तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, और इसलिए नहीं करते हैं कि अपने को कोई रुतबा चाहिए, इसलिए करते हैं क्योंकि उस क्षेत्र की मांग। कैबिनेट मिनिस्टर सब डिवीजन में होना चाहिए। हमारा नूरपुर, फतेहपुर, इंदौरा, ज्वाली, तो एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि जी एक कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए। तो उस लिहाज से कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। उसके बाद आदरणीय शांता कुमार जी चुनाव लड़ते रहे कांगड़ा चंबा लोकसभा से। तो एक ऐसा समय आया जब उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना किया, तो डॉक्टर राजन सुशांत जी की याद आई भारतीय जनता पार्टी को, और इन्होंने भी अपना पूरी जुझारूपन से जिम्मेवारी को समझते हुए चुनाव लड़ा, और सौभाग्य से हजारों लाखों लोगों के आशीर्वाद से पिताजी लोकसभा के सांसद बने। और ऐसे समय पे बने कि जब बीजेपी के सिर्फ 80 एमपी थे, ओनली 80, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी।
कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद हमारा बाय इलेक्शन आया। अब यहां से सारा खेल जो है, ये जो आप अगर रिवाइंड में जाएंगे तो यहां से सारी गड़बड़ शुरू होती है। और जिसको बहुत गलत तरीके से कुछ तथाकथित लोगों ने मिस रिप्रेजेंट किया है, ग्रॉसली मिस रिप्रेजेंट किया उन्होंने जनता के मन पर, और एक इतना भ्रामक प्रचार किया है सुशांत परिवार के खिलाफ, आदरणीय डॉक्टर राजन सुशांत जी के खिलाफ, कि ये जी पत्नी मोह में आ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं सुनता रहता हूं बात। मैं आज आपको ऑन कैमरा बता रहा हूं सच्चाई। सरकार में जब वो लोकसभा में सदस्य बने, मेंबर पार्लियामेंट बने, हमारी फतेहपुर की सीट वेकेंट हुई और इधर से किसी को चुनाव लड़ाना था, तो आज मुझे गर्व है आपके सामने बोलते हुए कि डॉक्टर राजन सुशांत जी ने तुरंत सबसे पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, जो अपने घर के मकान के ऊपर छलियां सुखा रहे थे उस समय, आदरणीय बलदेव चौधरी जी, चौधरी समुदाय के एक व्यक्ति को उन्होंने टिकट देकर भेजा और उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे। मेरे सामने उन्होंने फोन किया और कहा कि चौधरी साहब आप तैयारी करो, आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने विश्वास नहीं हुआ उनको। और मैं जानता हूं, मेरा मेरा ईमान जानता है, हम भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं, वी आर गॉड फेयरिंग पीपल, ईश्वर में हमारी आस्था है। मैं झूठ नहीं बोलता कभी, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, बलदेव चौधरी जी के चुनाव में हमने जी जान लगाई। और ये जो आजकल चल रहा है ना कि चौधरी कैंडिडेट दीजिए, चौधरी कैंडिडेट दीजिए, ये प्रयोग हम कर चुके हैं, डॉक्टर राजन सुशांत जी बहुत समय पहले कर चुके। और उस इलेक्शन में मैंने इंडिविजुअली, मेरे बड़े भाई साहब, मैं, हमारा परिवार, आप जिस घर में अभी आप आए हैं तो निचली मंजिल में मैंने पोस्टर गिनने तक का काम किया, मैंने पोस्टर चिपकाने तक का काम किया, गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर, ताकि हम सीट जीतें और रिकॉर्ड मतों से यहां से जीत के जाएं। और हमारे मंशा साफ थी। दुर्भाग्य से नहीं जीते वो चुनाव। और बलदेव चौधरी जी, जो हमारी बेल्ट थी, यहां से तो वोट पड़े, लेकिन जो उनका अपना क्षेत्र था, उस समय बडूखर भी हमारे साथ था, वहां से वो अपने ही गांव से डाउन चले गए। मुझे खुद बड़ी हैरानी लगी कि ऐसा कैसे हुआ। अब कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है सर इसके बाद। अगर हमने विरोध करना होता तो पहले चुनाव में करते। सांसद बनने के बाद जो इमीडिएट इलेक्शन था बाद में, उसमें हम अपना कैंडिडेट देते, माता जी को देते और कोई परिवार का कैंडिडेट देते, नहीं दिया। उसके बाद फिर जब चुनाव आया तो स्थितियां गड़बड़ा गई। 5,500 लोगों की जनसभा थी, जिसमें आज के आदरणीय मदन राणा जी जैसे नेता भी थे, पिताजी के बड़े पुराने समर्थक रहे। राजेश ठाकुर जी बहुत बड़े समर्थक रहे। चंबा के हमारे हंसराज जी जो थे, वो साथ में बहुत बड़े समर्थक रहे। आज की राजनीति में बहुत से लोग हैं जो पिताजी के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। फतेहपुर के तो लगभग लगभग सभी। तो उस समय इन सब पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के मंडल ने, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, 5,500 लोगों ने जनसभा में हाथ खड़े करके कहा कि यहां से अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया मगर नहीं जीते, अब मैडम को टिकट दीजिए डॉक्टर साहब, अपने परिवार से दीजिए, उनका ये था। मगर दुर्भाग्य से ना मेरी उम्र थी ना मेरे बड़े भाई साहब की एज थी। तो उस समय डॉक्टर साहब ने कहा कि आप क्या कहते हैं, तो जनता ने जब कहा, वो पूरा रिकॉर्डेड है वो चीजें। तो उसके बाद माताजी आई, चुनाव लड़ा। दुर्भाग्य से 9,300 या 10,000 के करीब वोट पड़े। पिताजी बीमार थे, नहीं जा पाए प्रचार करने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कभी भी फतेहपुर में नहीं जीती। एक के बाद एक कैंडिडेट बदले गए, आप जानते हैं। और एक के बाद एक आदरणीय बलदेव ठाकुर जी ने यहां से चुनाव लड़ा, पिताजी ने 2 बार मंडल अध्यक्ष बनाया और उनको राजनीति में बहुत मार्गदर्शन किया। उसके बाद आप जानते हैं कि यहां से जो भी आदरणीय कृपाल परमार जी ने चुनाव लड़ा, आदरणीय राकेश पठानिया जी ने चुनाव लड़ा है। तो बहुत पार्टी बहुत प्रयोग कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, मगर उसमें दोष डॉक्टर राजन सुशांत जी का नहीं है। आज कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, तो क्या अपनी पार्टी का फाउंडर मेंबर भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ सकता? क्या ये जनता को सोचना नहीं चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं सोचना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हमारी निष्ठा संघ के प्रति, हमारी निष्ठा अपनी आइडियोलॉजी के प्रति।
नहीं, कहीं ना कहीं आपको ये लगता नहीं है कि जो आपके पिता डॉक्टर राजेश सुशांत जी को जो पार्टी ने किनारे कर दिया, उसका कहीं ना कहीं तो गम होगा, थोड़ा सा, थोड़ा दिल में लगता होगा कि अब समय था, मैंने जी, होश संभाल ली है, मैं राजनीति में, मुझे जी, अपने पिता का फायदा मिलना था। जी। तो वो तो कहीं ना कहीं अंदर दुख तो होता होगा आपके। नहीं, मेरे से पूछ रहे हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा अच्छा, देखिए, मैं आपको सच कहता हूँ एक बात, मेरे लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है माता-पिता। राजनीति मेरे लिए प्रायोरिटी नंबर 3 है। प्रायोरिटी नंबर 2 है भजन ईश्वर का, सत्य के रास्ते पर चलना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा कि मैं शिमला में था, आपकी भी शिकायत रही कि भाई साहब आप आए नहीं। मैंने बड़े फ़ोन किए आप शिमला में। अब बहुत सारी बातें मैं ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहता मैं शिमला क्यों था। मैं इशारों में कह रहा हूँ कि प्रायोरिटी नंबर इज़ माय मदर एंड फादर। और मुझे लगता है कि आज के समाज में हर बच्चे का कर्तव्य है कि सबसे पहले वो अपने माता-पिता को देखें जो जीवित हैं, उनकी सेवा करें। उनकी सेवा हम करेंगे, उनके साथ रहेंगे और ऐसी आयु में और ऐसी अवस्था में जब वो एक्सपेक्ट करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा किया, कोई कमी नहीं रखी, तो इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं है। कहीं ना कहीं आजकल की जो राजनीति है वो जो जमीन से जुड़े हुए नेताओं की कम है, और जो चापलूस लोग होते हैं उनकी राजनीति में जो जगह है वो ज्यादा बन गई है, कहीं आप ये आप कहना कह चाहते हैं? सकते हैं, इस इन शब्दों में भी आप कह सकते हैं, मेन है मैनेजमेंट है आजकल, पैसे का बहुत रोल है। अब ये सारी बातें बोलने से अमूमन लीडर्स बचते हैं। आप देखिए आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय योगी जी, इनके हम भी बहुत मुरीद हैं, जिस प्रकार से बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन होता क्या है, ऊपर के बड़े नेताओं के नाम का फ़ायदा कई बार कुछ ऐसे लोग भी लेते हैं, जो उसके काबिल नहीं होते। तो ये घटनाएँ होती हैं, मगर आपने जो मुझसे प्रश्न किया, मुझसे अपने कार्यकर्ता भी आजकल पूछ रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई साहब आप फील्ड में आएँगे तो कोई ज़िम्मेवारी लेकर आइए, कोई पद लेकर आइए। आपके पास कोई पद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो मैंने उनको कहा कि जितने भी लोग हैं इनके पास 1 पद होगा, मेरे पास 2-2 पद हैं, पद चरणों को भी कहते हैं। तो मेरे पास माता-पिता जी के 2-2 पद हैं, तो मेरे को 1 पद की ज़रूरत नहीं। और आप पढ़िए बड़ा खूबसूरत वर्णन आता है हनुमान जी का। हनुमान जी जब राम भगवान आए हैं और हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हैं, तो राम भगवान जब वनवास काटकर अयोध्या को सँभालते हैं, तो हनुमान जी चरणों में बैठकर उनकी तरफ देखते हैं। तो माता जानकी कहती हैं कि आपने सबको सब कुछ दिया, विभीषण को लंका का राज दिया, सुग्रीव को आपने किष्किंधा का राज दिया, सबको राज दिया, लेकिन हनुमान को आपने कुछ नहीं दिया। तो राम जी कहते हैं कि सीते, हनुमान का तो मैं ऋणी हूं, हनुमान को मैं कुछ नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा आप कुछ नहीं दे सकते, आप यही लिख के दे दो कि मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। तो राम जी ने अगले दिन वही किया। उन्होंने एक पत्रिका लिखी और उस पर लिखा, हे हनुमान, मेरी वजह से सबको राज्य मिला, सबको कुछ ना कुछ मिला, लेकिन मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैं कुछ नहीं दे सका। और जब उन्होंने वो पत्रिका हनुमान जी के हाथ में रखी, हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने कहा वही बात जो मैंने आपको कही। हनुमान जी ने कहा, विभीषण को मिला महाराज तो 1 पद मिला लंका का, सुग्रीव को मिला तो 1 पद मिला, और क्षमा करना हे प्रभु राम श्री चंद्र राम जी, आपको भी मिला है तो आपको 1 ही पद मिला अयोध्या का, लेकिन हनुमान जी के पास 2-2 पद हैं। तो राम जी ने कहा किसके, कौन से पद? तो उन्होंने कहा आपके ये चरण पद। तो हमारी सोच अलग है। मैं आपने हनुमान जी का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया, जी, और कहीं ना कहीं मुझे भी याद आया कि आपके पिता डॉक्टर राजेश शाह जी को भी लोगों में सुना है हमने ऐसा कि कहते थे कि वो भी धूमल जी के हनुमान है, या कुछ ऐसा बातें चलती थी। तो रही होंगी। आज धूमल जी के साथ भी कुछ राजनीतिक षड्यंत्र हुए, वो भी हमें देखे देखे, और अभी डॉक्टर साहब के साथ भी ऐसा हो रहा है। हनुमान और राम दोनों ही परेशान। डॉक्टर साहब के साथ कोई राजनीतिक षड्यंत्र की बात नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब का पुत्र इतना सामर्थ्यशाली है,
अपने बल से नहीं है, जनता के बल से और भगवान के प्रताप से, कि जब भी शक्ति का प्रदर्शन करने का अवसर आएगा करेंगे, मगर व्यर्थ में नहीं करेंगे, अपनी झूठी जय जयकार कराने के लिए नहीं करेंगे। कभी भी टिकटार्थियों की कतार में खड़ा हुआ नहीं पाएंगे आप हमें, कभी भी किसी से याचना करते हुए, भीख मांगते हुए नहीं पाएंगे। हम जानते हैं अगले आदमी क्या करेंगे। मैं यहाँ पे फतेहपुर में आया हूं, तो आज मैं आपको एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं। मैं फतेहपुर में यहाँ पर नेता बनने नहीं आया हूं। ये कुछ लोगों के लिए होगी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कुछ लोगों के लिए होगा प्लेग्राउंड, कुछ लोगों के लिए होगा फील्ड। ये मेरा घर है। मैंने यहाँ बाहर से आके कहीं घर नहीं खरीदा है। ये मेरी अपनी पंचायत, मेरा सिहाल, मेरा धमेटा, मेरे ये सारी की सारी खेहर, ये सारी की सारी 51 पंचायतें, बल्कि जो कट गई वो भी अपनी है। बडूखर चला गया, सदाता का एरिया चला गया, अटैचमेंट तो रहती है आपकी सीट में, हो चाहे ना हो, अपने लोग। तो यहाँ पे कोई एमएलए बनने का लालच नहीं है बेसिक। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, ये तो समय बताएगा। आजकल एक नारा जो है आपके मैं उसी पे आ रहा विधानसभा हूँ में, मेरी आप बात सुनिए जी। पूरी। जो आजकल नारा चल रहा है वो चल रहा है धरती पुत्र का। और जैसे आप भी इशारों में कह रहे हैं कि धरती पुत्र हूं मैं तो, हम्म। और ये मेरा परिवार मैं है। धरती पुत्र तो नहीं कह रहा उसके हूँ बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि जी। आपकी क्या सोच है। आप भी कुछ तैयारी कर रहे हैं कि भाई मैं धरती पुत्र हूं, मेरा पहला अधिकार है और मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं कह रहा हूँ फतेहपुर में नेता बहुत हो गए हैं, और केवल फतेहपुर की बात नहीं है, आप प्रदेश में उठा के देखिए, कार्यकर्ताओं से ज्यादा नेता हैं। तो ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। सेवक चाहिए। अब आप फील्ड में सेवा करेंगे, क्या आप सिर्फ इसलिए करेंगे कि मैंने कुछ बनना है? आप नहीं बने तो? एक तरफ नहीं नहीं नहीं, आप एक समझिए तरफ साइकोलॉजी। आप मेरी बात सुनिए। आप एक तरफ आरोप लगा रहे हैं कि पैसे का बड़ा रोल है, हाँ लोग षड्यंत्र हाँ करते हैं, हाँ ये है, ऊपर हाँ। से आप फिर कह रहे हैं नहीं कि नहीं नहीं नहीं, मैं अ, आपको जो बात कह रहा हूं आप अभी समझ नहीं पा रहे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब आप जनता की सेवा करते हैं ना, तो उसमें किंतु परंतु नहीं होता, उसमें कंडीशनल नहीं होता है वो। अनकंडीशनल क्या चीज है? अनकंडीशनल सेवा है कि सेवा आपने करनी है, आप कुछ बने आप नहीं बने, आपको जनता से प्यार है, आपको अपनी मिट्टी से प्यार है, आपको दुख दिखता है गरीब का किसी का, तो आपकी एक अनकंडीशनल सेवा होनी चाहिए। नेता बनने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं। हाँ ठीक है, जनता का जो आदेश होगा तो वो तो हम भी मानेंगे, जनता जैसा कहेगी वैसा करेंगे, जो भी आदेश होगा। मेरा कहने का अभिप्राय है कि धरती पुत्र की बात भी ठीक है, गलत नहीं है जो लोग ये तर्क दे रहे हैं, क्योंकि आप एनालिसिस कीजिए। लेकिन फतेहपुर में धरती पुत्र है कितने? जितने मर्जी हो, एक हर आदमी का राइट है लड़ने का। आप बैठे हैं, आप कल को ज्वाली से आप बोलते हैं कि मैं लड़ना चाहता हूं, तो क्या आपका राइट नहीं है? आप नागरिक नहीं है? इसमें काहे की ईगो है? कोई भी सामान्य व्यक्ति लड़ सकता है चुनाव। और अगर कोई मांगता है टिकट तो उसकी बुराई क्या, क्यों ना मांगे? क्या सभी लोग ऊपर से आए? कभी ना कभी तो लोगों ने स्ट्रगल किया, जमीन से उठकर ही ऊपर बनते 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 नेता बने हैं। और आउटसाइडर का मुद्दा है तो है, क्यों नहीं है? मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आप एनालिसिस कीजिए, अभी तक जितने आप कैंडिडेट आए हैं आपने सर सभी अभी आउटसाइडर आए सर हैं आपने अभी एक बात कही जी। कि 51 पंचायतें मेरी हैं, हम्म जो कट गई वो भी मेरी हैं। हम्म तो जो यहाँ के जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं राकेश हम्म पठानिया जी, हम्म तो वो पहले यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, हम्म क्योंकि उनका क्षेत्र भी पहले नूरपुर में आता था, कुछ हम्म आपके फतेहपुर में जो हम्म जुड़ा हुआ है। हम्म। तो उनकी भी वही भावना जो आपकी है। आदरणीय राकेश पठानिया जी एक बड़े नेता है, वरिष्ठ है। कई बार राजनीति में ऐसा होता है कि आपको आपका विरोध होगा किसी के साथ, कई जगह ट्यूनिंग्स नहीं बैठेंगी, कई जगह गणित नहीं बैठेगा, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को नकार दें। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो किसी व्यक्ति की हस्ती को ही नकार दूं। हाँ, मगर मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये वही राकेश पठानिया जी हैं जो आजाद चुनाव लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये वही राकेश पठानिया जी हैं जिन पे बड़े गंभीर आरोप लगे। ये वही राकेश पठानिया जी हैं जो अपने नूरपुर से नहीं जीत सके और टिकट चेंज हुआ तो फतेहपुर में आए। तो इसलिए मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि प्रायोरिटी नंबर 1 शुड बी दी लोकल लीडरशिप। ठीक है जी। क्यों बोल रहा हूं? इसके पीछे तर्क है, आप सुनिए पूरा। इसके पीछे तर्क ये है कि आदरणीय बलदेव ठाकुर जी बहुत कम लोग जानते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं थे। उनका भी जो क्षेत्र था वो बाहर का था। ठीक है, उनका जो अपना गांव है जहां की रिहाइश थी वो बाहर था, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी थे।
तो उस समय भी ये मुद्दा बना। उसके बाद कृपाल परमार जी आए, बाहर से आए। उसके बाद राकेश पठानिया जी आए, बाहर से आए। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में साइकोलॉजी बन गई है। फतेहपुर के लोगों का जैसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है कि क्या हमारे यहाँ कोई नेता ही नहीं है, हमारे अंदर कोई कमी है। और दूसरी एक बात बन गई कि फतेहपुर क्या कोई प्रयोगशाला है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है यहाँ पे, एक बार, दो बार, तीन बार। मैं तो एक बड़ा प्रश्न पूछ रहा हूं, आप राकेश पठानिया जी की बात करते हैं, आप बाकी कैंडिडेट्स की बात करते हैं। अरे इन सबसे बड़े दिग्गज डॉक्टर राजन सुशांत जी बैठे हैं, जीवित हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, उनका बेटा बैठा है, हमारा कैडर बैठा है, और फतेहपुर के लोग प्यार करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि इन डॉक्टर साहब की क्या गलती है भाई? जब रातों रात दूसरी पार्टी के लोगों को भी स्वीकार किया जा सकता है, तो अपनी पार्टी। और मैंने तो लोकसभा चुनाव, आपका जिस प्रकार से जो मेरे को वो तेवर लग रहे हैं, वो तेवर ऐसे लग रहे हैं कि पार्टी टिकट देगी तो ठीक है, मैं तो चुनाव लड़ूंगा। क्या आप चुनाव लड़ेंगे 2027 में? ये प्रश्न आपने जो पूछा, ये सबके मन में है। और आपकी बात भी ठीक है कि पार्टी टिकट देगी तब क्या करेंगे, और पार्टी टिकट नहीं देगी तो तब क्या करेंगे। तो मैं एक चीज बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं कि अभी मैं अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक करने वाला हूं, समर्थकों की। और उसमें एक निर्णय लिया जाएगा, फतेहपुर के लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि होगा वो जो लोग चाहते हैं। मगर जहां तक पब्लिक सेंटीमेंट की बात है, लोगों के एक रवैये की बात है, तो लोगों का एक मन बन रहा है। वो कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए और हम आपके साथ हैं। लोगों का कहना है कि आप ईमानदारी से प्रयास कीजिए। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, बिल्कुल। और अपनी तरफ से आप कोई कमी मत रखिए। लेकिन यदि आपके बारे में नहीं सोचा जाएगा, तो हम आपके साथ हैं। हम आपको जिता के विधानसभा भेजेंगे और फतेहपुर का ये बनवास हम खत्म करेंगे। इसमें फतेहपुर के लोग आश्वस्त हैं। चलिए, ये तो बात होगी फतेहपुर की जनता की। आपका क्या मन है? आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? मेरा सीधा सीधा सवाल ये है। देखिए, चुनाव निश्चित तौर पर लड़ा जाएगा। आदरणीय डॉक्टर राजन सुशांत जी लड़ेंगे या धैर्य सुशांत लड़ेगा, ये प्रश्न है। और इसमें जो भी फतेहपुर के लोग फैसला करेंगे, उस हिसाब से। और पार्टी से भी संपर्क में है, पार्टी से बातें की जा रही हैं, और पार्टी जानती है, सारी स्थिति को जानती है। कोई नई बात तो है नहीं, बताने वाली बात नहीं, और जहां जहां बात रखनी थी रख दी है। तो ये निर्णय जो है, ये लोगों का है, आखिरी निर्णय। मगर ये जो फतेहपुर की सीट है हमारी, ये मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का जो इतना बड़ा एक लंबा कार्यकाल रहा, और कांग्रेस ने जो इसको अपना अजय दुर्ग डिक्लेयर किया है, मुझे बड़ा दुख हुआ। एक बड़े राजनीतिक विश्लेषक एक एनालिसिस कर रहे थे कि हिमाचल की एक दो तीन नंबर की सीटें कौन सी हैं जो कांग्रेस की पक्की हैं। तो उसमें फतेहपुर को इन्होंने रखा, और वो इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड, वी ऑल वर डिवाइडेड। और इतने लंबे समय तक कोई भाजपा के लोग लड़ रहे हैं आपस में। लेकिन मुझे बड़े विनम्रता से ये बात कहनी पड़ेगी कि यदि कहीं निर्णयों में चूक होगी, और यदि संवेदनाओं को समझा नहीं जाएगा, तो भैया, योद्धा युद्ध करेगा, वो जंग लड़ेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और परिणाम कुछ भी हो की बात नहीं है। इस बार किसी को हराने के लिए नहीं लड़ेंगे। इस बार किसी की पीठ लगाने के लिए, भाजपा के उस तरीके की नेगेटिव वो चीजों से हम आगे बढ़ गए हैं। इस बार लड़ेंगे फतेहपुर से कांग्रेस को हटाने के लिए और जीतने के लिए। धैर्य भाई, आजकल फतेहपुर में ना बीजेपी के अलावा एक और संगठन बड़ा एक्टिव है, जो धरती पुत्र, एक संगठन ये भी बना हुआ है। तो आप भी धरती पुत्र हैं यहाँ के फतेहपुर के, तो आपका उनके साथ है कोई लेना देना? मिलते हैं आप? बातचीत होती है उनके साथ आपकी? देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि हर व्यक्ति का राइट है टिकट मांगना। और ये जो धरती पुत्र आप कह रहे हैं, ये धरती पुत्र कोई और नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी सिटिंग, और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, कोई नए लोग तो नहीं है।
तो ये कोई कोई गलत एलिमेंट्स नहीं है। ये वही लोग हैं जो पिछले चुनावों में भी काम करते रहे हैं और पार्टी के कैडर के लोग हैं। निश्चित तौर पर संपर्क में होते हैं, कौन संपर्क में नहीं होता? अपने ही सभी लोग हैं। मगर मैं अपने विचार मेरे थोड़े से भिन्न हैं। मैंने आपको पहले कहा, आप मेरे को टिकट माँगने वालों की कतार में खड़ा नहीं पाएँगे। उसका कारण ये है कि यहाँ पे फतेहपुर के स्वाभिमान की जो बात है, जब आप गाँव-गाँव जाते हैं और गाँव-गाँव लोगों से मिलते हैं, तो हमारे फतेहपुर के डेवलपमेंट के इश्यूज़, हमारे बेरोज़गारी का मुद्दा, हमारी सड़कों के खस्ता-हाल, बिजली के इश्यूज़, बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, चिट्टे की समस्या, आज सबसे बड़ी समस्या है लॉ एंड ऑर्डर की, जिसको एड्रेस ही नहीं किया जा रहा है। तो मुझे साइकोलॉजिकली ये लगता है और अंदर से ऐसा लगता है कि वी मस्ट टॉक अबाउट द इश्यूज ऑफ फतेहपुर। फतेहपुर के मुद्दों की बात करनी चाहिए, लोगों की बात करनी चाहिए, बजाय कि अपने टिकट की। वो जो टिकट की बात है वो आप बंद कमरे में जाके कर सकते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। जिसको लगता है कि वो टिकट नहीं मिल रही है लेकिन जनता का समर्थन उसके साथ है, वो आजाद खड़ा हो सकता है। अब मुझे लगता है कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं खड़ा हो सकता हूँ। अच्छी बात है, कुछ लोगों को गलता लगेगा कि आप गलतफ़हमी में हैं, तो ठीक है, मैं हूँ अगर गलतफ़हमी में, तो ठीक है, मेरी गलतफ़हमी उतर जाएगी, वो भी अच्छा होगा। तो लोकतंत्र में सबके साथ न्याय है। जो व्यक्ति जो करना चाहता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर रोक-टोक कोई नहीं है और ये कोई अपराध भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जाते-जाते मैं एक बात थोड़ा-सा आउट ऑफ बॉक्स ही कहना चाह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर इज़ द इश्यू आज की डेट में। आज की डेट में चिट्टा इतना पनप गया है, नशे इतने पनप गए हैं कि इन पे रोकथाम करना बहुत आवश्यक है। मेरे ही घर के पास की एक ट्यूबवेल की स्कीम है। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है फतेहपुर में, इस कांग्रेस के राज में। वहाँ से भाई साहब 3 बार जो है बिजली विभाग तार लगाता है मोटर के लिए और 3 बार चोरी हो जाती है। अब पिछले दिनों अधिकारी से बात की तो वो कहते हैं कि अब लगाएँगे तो फिर चोरी हो जाएगी, तो क्या करें? तो ये स्थितियां हैं। प्रशासन भी क्या करे और पुलिस का जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये नशेड़ी, चिट्टे वाले लोग और 2 नंबर का नशा बेचने वाले लोग, ये हमारे एरिया में हैं और मैं आपको बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इन पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अंत में आप अपनी जनता, जिसको आप अपना परिवार कहते हैं, फतेहपुर की जनता को, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कृपया इस कैमरे में देख के आप बताइए। मेरे प्यारे फतेहपुर वासियों, मैं पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ भाई साहब को इनके पॉडकास्ट के चैनल पर। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि फतेहपुर मेरे लिए कोई प्रयोगशाला नहीं है, फतेहपुर मेरे लिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा, मेरे लिए कोई कोई पॉलिटिकल एरिना नहीं है, मेरे लिए कोई मैनिपुलेशन वाली जगह नहीं है। मैं यहीं का बाशिंदा हूँ, यहीं पे पला बड़ा हूँ, यहीं पे पैदा हुआ हूँ। मेरे पिताजी इसी मिट्टी के हैं, गुदड़ी के लाल हैं। तो ये हमारा अपना घर है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने स्वाभिमान को, अपनी ताकत को पहचानें और फतेहपुर के हित में जो है, उस चीज को आप समझें और अपनी आवाज को बुलंद करें। अब आपके बेटे धैर्य सुशांत का एक एक मिनट और जीवन का हर एक क्षण फतेहपुर के लिए समर्पित है। मैं बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा से आया हूं और मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी को भी कोई समस्या यदि लगे, कोई मेरे लायक सेवा लगे, मुझे कोई सुझाव देना हो, तो आप खुले मन से आ सकते हैं, आपका स्वागत है। और अंत में जाते हुए एक और बात, कि सारी ताकत आप लोगों के पास है। कोई ऊपर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है जो डिसाइड करेगा। आप लोग हैं डिसाइडिंग फैक्टर हर चीज के। तो अपने नेताओं को मत मिटने दें, अपनी आवाज को मत मिटने दें, अपनी शक्ति को पहचानें और फतेहपुर को आगे तरक्की की राह पर लेकर चले। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। आपने हमें समय दिया और हम आपके निवास स्थान पर आए और आपने बहुत ही बेबाकी से हमारे जो सवाल थे उनका उत्तर दिया। आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एडवोकेट धैर्य सुशांत जी। इनके उत्तर आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। और प्लीज 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 हमारे पॉडकास्ट विद गोल्डी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि
हम और भी बढ़िया बढ़िया आपके लिए पॉडकास्ट लेके आए, और भी बड़े नेताओं के, और भी बड़े सेलिब्रिटियों के अगर आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, तो आपके एक सब्सक्राइब से हमें जो है बड़ा हौसला मिलता है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट विद गोल्डी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।